तो वेट गेन की वजह से हार्ट पे स्ट्रेन पड़ना, ब्रेन स्ट्रोक्स एंड ब्रेस्ट किडनी डिसऑर्डर्स। तो मेजरली क्या गैस्ट्रो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप अपनी ओपीडीज में देख रहे हैं? खाना प्रॉपरली नहीं खाना, लेस ऑफ एक्सरसाइज, पानी की कमी, इन सब की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आजकल हम देख रहे हैं सर कि छोटे छोटे बच्चे से बड़े बड़े यंगस्टर्स या ओल्ड एज मैन फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, तो कितना हमारे लीवर को हार्म करता है सर? फास्ट फूड एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बॉडी में लंबे समय के लिए रहेगा। कौन सी चीज़ वो लोग अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें कि जिसके थ्रू वो एक तो फास्ट फूड से दूर हो और हेल्दी फूड की तरफ डाइवर्ट हो? कुक्ड चीज़ों की तरफ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ फ्रेश बन रही है, जैसे कि चावल है, रोटी सब्ज़ी है, टेकिंग दैट इंस्टेड ऑफ अदर डीप फ्राइड थिंग्स सच एज बर्गर, कटलेट या फिर और भी चीज़ें हो, छोले भटूरे टेस्ट के लिए अच्छे हैं। एसिडिक प्रॉब्लम हर घर के अंदर, अगर 4 मेंबर है तो 3 मेंबर को एसिडिक प्रॉब्लम हो रही है। बट जब टी का इंटेक ज़्यादा हो जाता है, जब हम ज़्यादा बॉईल करते हैं टी को, देन दैट इज़ व्हाट क्रिएट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली। क्या प्रोसेस फूड खाने से हमारे लीवर कैंसर के चांसेस भी बनते हैं? तो आजकल लिवर कैंसर का सबसे कॉमन कॉज भी फैटी लिवर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है, कि बिकॉज दैट इज़ डैमेजिंग द लिवर मोर देन अदर कॉजेज। और स्ट्रीट फूड पे हम लोग देख रहे हैं सर, बटर इतना डालते हैं ना खाने के अंदर, वो खाना सही है लोगों के लिए? इट इज़ एक्चुअली हार्मफुल। उससे नॉट जस्ट लिवर बट इन जनरल ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो वेट गेन की वजह से हार्ट पे स्ट्रेन पड़ना, ब्रेन स्ट्रोक्स एंड ब्रेस्ट किडनी डिसऑर्डर्स, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई। आपने बात करी जीआई ट्रैक की, हम लोग देख रहे हैं कि कोलोन कैंसर का जो दर है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मेजर रीज़न 2-3 है। नंबर 1 इज़ अल्कोहल एंड स्मोकिंग, नंबर 2 इज़ रेड मीट्स। हाय, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज इस पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर उद्वेश पैथंकर, एक लीडिंग गैस्ट्रोलॉजिस्ट इन दिल्ली एनसीआर। सो वेलकम डॉक्टर। थैंक यू करण। आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग लीवर से जुड़ी हुई कुछ जानकारी के ऊपर बातें करने वाले हैं कि अभी जैसे आप देख रहे हैं कि दिल्ली जैसे स्टेट या दिल्ली एनसीआर के, दिल्ली के आसपास के जो एरियाज हैं लाइक गुड़गांव, नोएडा और मैनी मोर्स, इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस है। तो इस पॉल्यूटेड टाइम में हमें क्या खाना चाहिए, क्या हमारी हेल्थ के लिए बेटर होगा, तो इससे जुड़ी हुई बातें हम करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्या पता कौन सी जानकारी आपकी फैमिली और आपके लिए कारगर हो। सो लेट्स स्टार्ट। सर, हमारी आपके जो लिसनर्स हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपको क्या इंस्पायर किया बिकम अ गैस्ट्रोलॉजिस्ट? मेरे फादर खुद एक फिजिशियन डॉक्टर हैं, तो बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ कि कैसे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है और क्या क्या स्ट्रगल्स रहती हैं एक पेशेंट को बीमारी में से बाहर निकालने के लिए। और उसके बाद में जो पेशेंट को फीलिंग आती है और डॉक्टर को एक सेटिस्फैक्शन आता है, वो अनमैच्ड है। वो किसी भी चीज़ से, ना पैसे से ना किसी और चीज़ से आप मैच कर सकते हैं। जो दुआएं मिलती हैं, दैट इज़ समथिंग अनपैरेलल्ड, राइट। सो बचपन से ही मुझे इस एनवायरनमेंट का काफ़ी एक्सपोजर मिला है। और गैस्ट्रो एक ऐसा फील्ड है जो कि बहुत ही उभरता हुआ फील्ड है। इट इज़ अपकमिंग एंड उसमें इनोवेशंस बहुत है, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। हम छोटी से छोटे ट्यूमर्स भी एंडोस्कोप से रिमूव कर सकते हैं, उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस एडवांसमेंट को और पढ़ने की जिज्ञासा मुझे बहुत ही एंथुसियाज्म था और इसीलिए मैंने ये फील्ड चूज़ किया। राइट। सो सर, आप यू आर जैसे गैस्ट्रोलॉजिस्ट, तो लास्ट डिकेड की हम बात करें और इस डिकेड की बात करें, तो मेजरली क्या गैस्ट्रो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप अपनी ओपीडीज में देख रहे हैं? इस 1 डेकेड में, 10 ईयर्स में अगर आप मुझसे पूछें, तो लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आगे आने लग गई हैं। और ये सब प्रॉब्लम्स मोस्टली हमारे लाइफस्टाइल की वजह से आती हैं। खाना प्रॉपरली नहीं खाना, न्यूट्रिशियस फूड, पौष्टिक खाना नहीं मिलना, लेस ऑफ एक्सरसाइज, पानी की कमी,
इन सब की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये दिक्कत नंबर 1 पे है आजकल गैस्ट्रो में। तो जैसे आपने बोला कि लाइफस्टाइल, आजकल हम देख रहे हैं सर कि छोटे-छोटे बच्चे से बड़े-बड़े यंगस्टर्स या ओल्ड एज मैन फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। तो कितना हमारे लीवर को हार्म करता है सर? फास्ट फूड एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बॉडी में लंबे समय के लिए रहेगा। इट इज़ लाइक सिंगल यूज़ प्लास्टिक कि हम एक बार यूज़ करते हैं लेकिन वो अर्थ पे कितने टाइम के लिए रहती है। वैसे ही फास्ट फूड में जो ऑयल यूज़ होता है या फिर जो फैट जाता है वो हमारे स्टमक में जाके लिवर पे काफ़ी सालों तक रह सकता है। तो फास्ट फूड इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर द बॉडी। अगर हम कभी-कभार लेना चाहते हैं तो ठीक है, बट जैसे आजकल डेली बेसिस पे फास्ट फूड लिया जाता है, इट इज़ वेरी हार्मफुल। राइट, राइट। तो बट अगर जैसे हम देख रहे हैं आजकल का कॉर्पोरेट लाइफ हो गया, लोग अपने घर से दूर रहते हैं, बट उतना वो अपने घर में कुकिंग नहीं कर पाते। तो उनके लिए क्या बेटर ऑप्शंस है कि वो बाहर से, जैसे वो देखते हैं कि अगर कोई लंच नहीं लाया तो बाहर जाके वो फूड इंटेक करते हैं। मैदा का इंटेक हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बर्गर्स का इंटेक्स हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, नूडल्स का इंटेक्स। तो कौन सी चीज़ वो लोग अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐड करें कि जिसके थ्रू वो एक तो फास्ट फूड से दूर हों और हेल्दी फूड की तरफ डाइवर्ट हो? सो अभी जैसे हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, इसीलिए फास्ट फूड बहुत ज़्यादा फैशन के अंदर राइट। आ चुका है। बट अगर हम कुक्ड चीज़ों की तरफ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ फ्रेश बन रही है, जैसे कि चावल है, रोटी, सब्ज़ी है, टेकिंग दैट इंस्टेड ऑफ अदर डीप फ्राइड थिंग्स सच एज़ बर्गर, कटलेट या फिर और भी चीज़ें हो, छोले-भटूरे, टेस्ट के लिए अच्छे हैं, राइट? बट दीज़ थिंग्स आर बेटर जो फ्रेश कुक्ड होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो घर से ही हम सैलेड्स बना के ले जाएँ रैक्स में, कट फ्रूट्स ले जाएँ। वो भी हमारे गट को बहुत अच्छा बैक्टीरिया और फाइबर देता है व्हिच कीप्स अस हेल्दी। तो कंपैरिजन अगर हम करें, जैसे आजकल स्ट्रीट फूड्स का ज़्यादा है, स्ट्रीट फूड्स और रेस्टोरेंट्स, कौन बेटर है इनमें? डेफिनेटली रेस्टोरेंट्स। स्ट्रीट फूड्स में चीज़ें जल्दी बनाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल बार-बार किया जाता है। रेस्टोरेंट्स में हमें फिर भी फ्रेश फूड मिलने के चांसेस ज़्यादा है। दे आर मोर हाइजीनिक एंड शुड हैव ओवर देयर अगर कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास तो। राइट, राइट, राइट। सो अगर हम मील्स जैसे आप देख रहे हैं, अभी हम जैसे मैं खुद देखते हुए आ रहा हूँ कि फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, और आजकल हम देख रहे हैं कि 90% लोगों के अंदर फैटी लिवर मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये इसका रीज़न मेनली क्या है? इसका रीज़न मेनली है इनएक्टिविटीज़। हम सुबह उठते ही नहा धो के रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं और ऑफिस में भाग जाते हैं। सुबह का अगर हम आधा घंटा भी अपनी बॉडी को दें तो भी ये फैटी लिवर का जो इंसिडेंस है इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। डेली 20-30 मिनट्स एक्सरसाइज इज़ सफिशिएंट। वो भी अगर हर वर्किंग इंडिविजुअल जो 25 टू 40 इयर्स जो हमारा मेन मार्केटिंग एज है खुद के लिए, उसमें अगर हम करें तो आगे के जो साल है वो हमारे काफ़ी हेल्दी जाएंगे। ओके। तो सर जैसे हम बात करें फैटी लिवर की, जैसे आपने बात करी, तो इसके साथ साथ एसिडिक प्रॉब्लम, हर घर के अंदर अगर 4 मेंबर है तो 3 मेंबर को एसिडिक प्रॉब्लम हो रही है। और हम हर घर की एक कहानी है कि मॉर्निंग इनटेक टी वो कितना इम्पैक्ट करता है हमारे लीवर या हमारे पूरे फंक्शन को। सो टी पर से इज़ नॉट हार्मफुल। इनफैक्ट टी में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं। ग्रीन टी इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। बट जब टी का इंटेक ज़्यादा हो जाता है, जब हम ज़्यादा बॉईल करते हैं टी को, देन दैट इज़ व्हाट क्रिएट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली। और सुबह उठ के चाय लेना ठीक है, लोगों की आदत होती है, दे फील फ्रेश। एम्प्टी स्टमक लेना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। यू शुड हैव इट ऑन अ फुल स्टमक। कुछ थोड़ा बहुत खाएं साथ में और फिर उसके बाद में ली जाए तो वो काफ़ी बेटर रहता है, नंबर 1। नंबर 2, जो एसिडिक फीलिंग आप बता रहे हैं या फिर एसिडिटी बता रहे हैं, उसका दूसरा कारण ये भी है कि रात का खाना काफ़ी डिले हो गया है। बिल्कुल। सो अगर हम रात का खाना सोने से 1 घंटे पहले या फिर आधे घंटे पहले लेंगे तो उसको डाइजेस्ट होने का उतना टाइम नहीं मिलता है, राइट? और हम बेड पे लेट जाते हैं, राइट?
दैट कॉजेज रिफ्लक्स, एसिड ऊपर आता है और फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है। क्या एसिडिटी की वजह से हमारे अदर ऑर्गन्स, लाइक अभी आप देखेंगे कार्डिक प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो हमारे अदर ऑर्गन्स को भी डिफेक्ट करता है? इनडायरेक्टली यस, क्योंकि जो अगर ये गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स रहता है या फिर और भी एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, डाइजेशन हमारा इनिशिएट ही नहीं होगा, स्टार्टिंग ही उसमें प्रॉब्लम रहेगी, तो फिर जो हम खाना न्यूट्रिशियस खा रहे हैं अगर, तो वो बॉडी को लगता नहीं है, और वो लगेगा नहीं तो फिर आगे चल के कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं। एसिडिटी की बात हुई सर, आजकल चलन है प्रोसेस फूड्स का। प्रोसेस फूड्स कितना हमारे हेल्थ के लिए बेटर है? क्या प्रोसेस फूड खाने से हमारे लीवर कैंसर के चांसेस भी बनते हैं? प्रोसेस्ड फूड इज़ नॉट रिकमेंडेड। अगर मजबूरी है तो फिर हम ले सकते हैं, या फिर टेस्ट चेंज करना है कभी कभार ले सकते हैं, बट प्रोसेस फूड की वजह से जो फैट्स है, डेंजरस फैट है, वो आके हमारे लिवर के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, लिवर पे डिपॉजिट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और इन सब की वजह से अल्टीमेटली हार्ट डिजीजेस, जैसे आपने कहा आगे चल के लिवर कैंसर, तो आजकल लिवर कैंसर का सबसे कॉमन कॉज भी फैटी लिवर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है, कि बिकॉज दैट इज डैमेजिंग द लिवर मोर देन अदर कॉजेज। और स्ट्रीट फूड पे हम लोग देख रहे हैं सर, मैनी यूट्यूब्स या किधर अदर चैनल्स पे हम लोग देखते हैं कि बटर इतना डालते हैं ना खाने के अंदर, वो खाना सही है लोगों के लिए? इट इज़ एक्चुअली हार्मफुल। उससे नॉट जस्ट लिवर बट इन जनरल ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो वेट गेन की वजह से हार्ट पे स्ट्रेन पड़ना, ब्रेन स्ट्रोक्स एंड ब्रेस्ट किडनी डिसऑर्डर्स, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई। तो इसीलिए बेस्ट रहता है फ्रेश फूड, और जितने भी पैकेज फूड्स हैं उसे अवॉइड किया जाए। पैकेजिंग फूड अवॉइड कर रहे हैं। अब करंटली सिनेरियो आप देख रहे हैं सर, दिल्ली एनसीआर इट्स वेरी चेम्बर बन चुका है एक धुएं का, पॉल्यूशन का, राइट कर। तो अभी करंटली आप क्या अपने कौन से मोस्ट कॉमन पेशेंट देख रहे हैं गैस्ट्रिक से रिलेटेड इन दिस टाइम? सो गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज तो मोर और लेस खाने की वजह से ही है, डाइजेशन की वजह से ही प्रॉब्लम्स आती हैं, और पोल्यूशन सिर्फ एयर में ही नहीं, वाटर के अंदर भी काफ़ी रहता है, स्पेशली इन द रेनी सीजन। अभी जैसे रेनी सीजन गया है, उसके बाद में ग्राउंड वाटर भी काफ़ी कंटामिनेट हो जाता है, तो इसीलिए प्रॉपर वाटर इंटेक करना फ्रॉम अ गुड सोर्स, खाने का इंटेक भी स्ट्रीट फूड अवॉइड करके फ्रेश खाना खाना, ये बहुत ज़रूरी है। एयर पोल्यूशन की वजह से इन जनरल हमारे बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, डीएनए पे देखा गया है कि परमानेंट डैमेज भी आ जाता है। सो नॉट जस्ट द लंग्स, लेकिन इन जनरल बॉडी में किसी भी कैंसर की इंसिडेंस बढ़ने का चांस रहता है। सो दैट इज़ वाई फ्रेश एयर, प्रॉपर एयर का होना बहुत ज़रूरी है। ये तो बात रही सर एयर की। अभी क्या है कि एक्सरसाइज के ऊपर भी कुछ यंग यूथ जा रहा है जो जिमिंग के ऊपर जाता है, बट वो जिम जब ज्वाइन करते हैं तो उनके ट्रेनर्स उनको बोलते हैं कि ये पैक खाओ, आपकी बॉडी इतनी, तो वो पैकेजिंग जो प्रोटीन या कोई भी सप्लीमेंट्स होता है वो हमारी लीवर को कितना डैमेज करता है? सो जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं जो पैकेज आ रहे हैं, दे आर इन जनरल ओके, बट उसके साथ साथ कभी कभार जब स्टेरॉइड्स या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, वो बहुत हार्मफुल रहते हैं। बट इंडियन मार्केट में अंदर हम देखें तो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी डुप्लीकेट कॉपी बहुत ज़्यादा बेची जा रही है, तो उनसे कैसे मतलब लोगों को अवेयर हो सकते हैं? डुप्लीकेसी काफ़ी है जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं पेशेंट्स में भी देख रहा हूँ, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह आ रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी है। सो ऑथेंटिकेट करना बिफोर ओपनिंग द पैक, गोइंग फॉर प्रॉपर ब्रांड्स, दैट डेफिनेटली हेल्प्स जब आप स्पेशली मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो, बिकॉज अगर इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो इनिशियल का रिस्पॉन्स अच्छा आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत ख़राब हो जाए, हार्मफुल होता है। उसके साथ साथ अभी कुछ जल्दी अपनी स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्टेरॉइड्स वगैरह खूब ज़्यादा इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो कितना डैमेज कर देता है सर अंदर से? काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट इट इज़ लीडिंग कॉज ऑफ जॉन्डिस इन यंग पेशेंट्स, क्योंकि जब यंग पेशेंट्स आते हैं तो हम जनरली यही पूछते हैं कि कोई जिम सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं तो ट्राई नहीं करी है, तो उसके बाद दोज मेडिसिन्स डू रिएक्ट और काफ़ी पेशेंट्स के अंदर सीवियर जॉन्डिस होता है। ऐसे कौन से वार्निंग साइंस है? देखिए क्या है कि आजकल ये सिनेरियो है कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, पीपल आर सर्चिंग इन गूगल। आजकल का सबसे बड़ा डॉक्टर मेरे को लगता है गूगल है, राइट। बट एज अवेयर हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को अवेयर करें कि
किस टाइम और कौन से डिजीज के लेके उनको राइट टाइम होता है कि वो डॉक्टर से विजिट करे रेदर देन गूगल पे सर्च करे? इफ अगर उनको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उनको कब करना चाहिए वो सारी चीजें, कौन सा राइट टाइम होता है? सो बॉडी आपको कुछ कुछ साइंस देती है जिसका ये मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग। और मोस्ट कॉमन जो साइंस और इम्पोर्टेंट साइंस है वो ये है कि वेट कम होना। नंबर 1 इज़ वेट लॉस। नंबर 2 इज़ अगर आप खाना खा रहे हैं और खाना अटकने वाली फीलिंग आ रही है चेस्ट में, वो एक काफ़ी बड़ा साइन होता है। अगर स्टूल का कलर, मोशन का कलर चेंज हो रहा है, रेड है या फिर ब्लैक कलर है, देन दैट इज़ ऑल्सो वन साइन। ईजी फटीगेबिलिटी, आसानी से अगर आप थक जाते हैं सीढ़ियाँ चढ़ने में या फिर वॉक करने में, तो ये अनीमिया का साइन होता है जिसमें भी आपको गट इवैल्यूएशन करनी चाहिए। और अगर पेट दर्द कर रहा है जो कि 1 या 2 दिन नहीं लेकिन काफ़ी टाइम के लिए चल रहा है, तो वो भी एक साइन है जो बॉडी आपको दे रही है दैट यू शुड विजिट अ डॉक्टर। आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मेडिकल में फैसिलिटीज मतलब इक्विपमेंट्स बहुत आगे जा रहे हैं, राइट। तो कौन कौन से आप इक्विपमेंट्स मोस्ट कॉमन जो आप यूज करते हैं इन पेशेंट, लाइक एंडोस्कोपी हो गया, इसके अंदर क्या क्या चीजें एडवांस हुई हैं नई टेक्नोलॉजीज? सो एंडोस्कोपी काफ़ी टाइम से है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, बट अभी आजकल एडवांसमेंट उसके अंदर काफ़ी आ गया है, स्पेशली इमेजिंग। सो बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चीज़ें रैपिडली ग्रो कर रही है और आजकल कैंसर डिटेक्शन काफ़ी अच्छा हो गया है। जो पहले सिर्फ ह्यूमन आई के ऊपर बेस था, अभी वो इमेजेस कंप्यूटर में जाके अर्ली स्टेज कैंसर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें जैसे ही हम एंडोस्कोपी करते हैं, इमेज कंप्यूटर में जाके वो ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट हो जाती है और हमें बताती है कि वेदर दिस इज़ नॉर्मल और दिस इज़ कैंसरस विदाउट एनी एलिमेंट ऑफ एरर। तो ये काफ़ी बड़ी एडवांसमेंट है। दूसरा, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी एक न्यूअर मोडालिटी है जिसमें हम इंटेस्टाइन्स के आसपास के ऑर्गन्स को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो बहुत स्मॉल टिश्यू का सैंपल लेना हो लिम्फ नोड से या फिर अर्ली कैंसर से, तो वो भी आसानी से लिया जाता है विदाउट एनी रिस्क। ये दोनों सबसे बड़े डेवलपमेंट्स है अगर आप मुझसे पूछें एंडोस्कोपी में। तो एआई इसमें बहुत ज्यादा रोल कर रहा है आजकल के टाइम। एआई का भी काफ़ी रोल है और वो बढ़ेगा आगे, बिकॉज अल्टीमेटली वी वांट एक्यूरेट रिजल्ट्स। और ह्यूमन थिंकिंग की एक लिमिटेशन होती है, अगर हम उसको इंक्रीज करके अप्लाई कर सके देन नथिंग लाइक दैट। राइट। ठीक है, मान लेते हैं अगर हमारे आपकी ओपीडीज में ऐसा हुआ होगा आपके पास कि सिमिलर डिजीज के 2 पेशेंट्स आए हैं बट किसी में मेडिसिन वो काम कर गई और किसी में नहीं कर रही है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? सो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी काफ़ी अपकमिंग है आजकल। इसका दिस इज़ बेसिकली बेस्ड बिकॉज कोई भी 2 इंडिविजुअल सेम नहीं है। हमारा डीएनए अलग है, हमारी शक्ल अलग है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती है, तो इसलिए मेडिसिन भी बहुत बार काम नहीं करती हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि हम हमारे गट माइक्रोबायोम जितने बैक्टीरिया हैं स्टमक में, उसको हम मैप कर सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है और उसके हिसाब से भी कौन से बैक्टीरिया आपको बेनिफिट करेंगे, कौन से नहीं बेनिफिट करेंगे। वी कैन गो डाउन टू दैट लेवल एंड गिव यू पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन दैट। इसका रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा आता है और रिएक्शंस या फिर प्रॉब्लम्स आफ्टर टेकिंग मेडिसिन्स, इसका चांस या रिस्क बहुत कम हो जाता है। सर आप अपनी ओपीडीज में कौन सी ऐसी गट हेल्थ है जिसको आप फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर करते हैं? सो गट हेल्थ रिलेटेड जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं या फिर मिथ्स आते हैं, वो काफ़ी हद तक ये आते हैं कि कर्ड, फॉर एग्जांपल कर्ड हम शाम को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। शाम को लिया जा सकता है, बहुत ज़्यादा ठंडा ऑब्वियसली अवॉइड करना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे रहे तो वो ठीक रहेगा, बट कर्ड इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ और वो सर्दियों में भी लिया जा सकता है। नंबर 2, आई थिंक हिमालयन सॉल्ट, सेंधा नमक के बारे में भी काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं मुझसे। सो टेबल सॉल्ट जो हमारा नॉर्मल पैकेट सॉल्ट होता है, दैट इज़ एनी डे बेटर। टेस्ट चेंज करने के लिए कभी कभार सेंधा नमक या हिमालयन सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, बट डेली बेसिस पे उसका यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बट क्यों? सो आयोडीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉल्ट जो सेंधा नमक के अंदर नहीं होता है। इट इज़ नॉट फोर्टिफाइड। और आयोडीन इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड इन जनरल फॉर द बॉडी टू फंक्शन। थायराइड फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो जो मात्रा हमारे टेबल सॉल्ट में है वो एडिक्वेट है, बट हिमालयन सॉल्ट के अंदर वो थोड़ा कम रहती है। उसमें एज ऑफ क्राइटेरिया भी होता है कि इस एज को नहीं लेना चाहिए हिमालयन सॉल्ट, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन और यंग चिल्ड्रन ग्रोइंग पीरियड। यस, उसके अंदर तो बिल्कुल टेबल सॉल्ट का ही मैक्सिमम यूज़ करें। नॉर्मल जो अपना ये हिमालयन सॉल्ट है उसका इस्तेमाल कम किया जाए या फिर नहीं किया जाए। कमिंग बैक टू मिथ आप बता रहे थे, उसका थोड़ा आप कंप्लीट करिए। थर्ड मिथ मेरे ख्याल से ये है कि कौन सा वाला ऑयल यूज़ करना है। राइट। कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल पर से कोई आइडल है नहीं और कोई सबसे ज़्यादा ख़राब नहीं है। सो मेरा मानना है कि क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 2 लोगों के लिए 1 मंथ में 1 लीटर की बॉटल यूज़ हो रही है तो इसका मतलब है आप ऑल ओके यूज़ कर रहे हैं ऑयल का। ऑयल रोटेट करना काफ़ी यूज़फुल रहता है। ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, तो जो भी ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं उसे 3 या 4 महीने में रोटेट करें। क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दें कि घर में कितना ऑयल आ रहा है, सो दैट अगर आप एक्सीड कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो हार्मफुल रहेगा। ये हर घर की कहानी है सर कि ऑयल कौन सा यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है क्या। हर घर में जैसे मस्टर्ड ऑयल मिलता है, कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। मस्टर्ड ऑयल इज़ गुड, बट कुछ स्टडीज़ हैं जो उसे लिंक करती हैं गॉल ब्लैडर कैंसर के साथ। ओह, सो वेरी हाँ, बिग स्टेटमेंट। राइट। बट अगेन एज आई सेड, कोई भी ऑयल आइडियल नहीं है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल को रोटेट करते रहें, कभी ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करके या फिर कभी ऑलिव ऑयल यूज़ करके, सनफ्लावर ऑयल यूज़ करके, तो भी ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो देयर आर सर्टेन गुड प्रॉपर्टीज़ एंड बैड प्रॉपर्टीज़। रोटेट करने से हम इवन आउट कर देते हैं और हेल्थ अच्छी रहती है। टॉकिंग अबाउट सर अल्सर, आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम यंग पेशेंट्स में अल्सर हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? सो यंग पेशेंट्स में अल्सर के 2 मेजर रीजंस हैं। नंबर 1, जैसे आपने पहले भी कहा था कि फास्ट फूड राइट। फास्ट फूड में स्पाइसेस अननोइंगली काफ़ी चले जाते हैं। जो हम कुक करके खाते हैं वो नेचुरल स्पाइसेस होते हैं, फास्ट फूड में आर्टिफिशियल काफ़ी यूज़ होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं एंड बैड बैक्टीरिया एंटर्स द स्टमक। एंड सेकेंडली स्ट्रेस, लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हमारी नींद काफ़ी कम हो गई है, राइट। कॉफ़ी इनटेक बढ़ गया है। इन सब की वजह से भी गैस्ट्रिक अल्सर फॉर्मेशन काफ़ी कॉमन रहता है। सो एडिक्वेट रेस्ट, गुड एक्सरसाइज एंड वाटर इनटेक, इन सब से हम अल्सर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं इसके। यस, टू प्रिवेंट, बट अगर एक बार अल्सर बन गया है देन मेडिसिन आर रिक्वायर्ड। तो कितने टाइम ये चलती है, वो कितना टाइम? जनरली वी गिव फॉर 6 to 8 weeks। हाँ, तो अल्सर इतना कोई डेंजरस पार्ट नहीं हो सकता कि वो कैंसरस ट्यूमर में कन्वर्ट हो। अल्सर अगर हम ट्रीट नहीं करें और काफ़ी सालों के लिए वो वैसे ही बढ़ा रहे तो फिर वो कैंसर या फिर ब्लीडिंग के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो विच इज़ वेरी डेंजरस। सो एडिक्वेट ट्रीटमेंट, टाइमली ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या एंडोस्कोपी से भी हम लोग अल्सर को डैमेज कर सकते हैं? एंडोस्कोपी नंबर 1 प्रायोरिटी है हमारी अल्सर्स देखने के लिए, बिकॉज जितने भी पेशेंट्स को एसिडिटी की प्रॉब्लम है या फिर पेट दर्द की प्रॉब्लम है, रिकरेंट वॉमिटिंग का इश्यू रहता है, इन सब में हम एंडोस्कोपी प्रेफर करते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट हार्मफुल लाइक सीटी स्कैन। एंड डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी के अंदर रिस्क बहुत कम रहता है, सो इट कैन ईजिली डिटेक्ट एनी ऑफ दिस कंडीशंस मच बेटर दैन सीटी स्कैन। एक कॉमन मिथ सर है, मेरे घर में खुद है ये, कि जिनके ज़्यादा ऑपरेट हुए रहते हैं स्टमक्स, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्या बहुत ज़्यादा होती है कि इसके पीछे कुछ और रीज़न है? आफ्टर ऑपरेशन मेन इशू ये आता है कि स्टमक का बैक्टीरियल कंटेंट काफ़ी चेंज हो जाता है। बैड बैक्टीरिया बढ़ने का चांस रहते हैं, गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, और इन सब की वजह से इन जनरल डाइजेशन में इश्यूज आते हैं। इसका ट्रीटमेंट यही है कि हम ज़्यादातर गुड फाइबर खाएं, जैसे एप्पल, बनाना, पपाया, सैलड्स। पानी का इंटेक 3-4 लीटर रखें, और कर्ड या फिर लस्सी, छाछ, इसको हम ज़्यादा लें जिससे कि गुड बैक्टीरिया स्टमक में जाए और बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करें। राइट। सो एक्चुअली क्या है ना कि इसकी वजह से जैसे हम देख रहे हैं एसिडिक प्रॉब्लम, कई वुमेन्स मैंने ऐसे देखी हैं कि जिन्होंने कुछ इनटेक नहीं किया, कुछ बाहर का नहीं इनटेक किया, बट वो घर में ही रहती हैं, वो घर का ही खाना खाते हैं, बट उनको एसिडिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मेनली रीज़न क्या हो सकता है? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है इनएक्टिविटी। जैसे आपने कहा कि घर में
रहने की वजह से उनको एसिडिक प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सो स्टमक बेसिकली इज़ एन ऑर्गन, इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, और उसके आसपास जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो अगर हमारे प्रॉपर रहें, एक्सरसाइज करके हम उन्हें टोन रखें, तो ये सारा एसिड का प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। अल्टीमेटली स्टमक एसिड अगर फूड पाइप में आएगा तो वो फिर एसिडिटी, हार्टबर्न, रिफ्लक्स, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और अगर ओबेसिटी आएगी, वेट गेन होगा, रैपिड वेट गेन या वेट लॉस की वजह से ये दिक्कत काफ़ी बढ़ जाती है। सर अभी एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स ऐसी कौन कौन सी आउटकम्स है दिल्ली एनसीआर में जो उनकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है? सो गवर्नमेंट स्कीम्स स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्ड बर्थ, एक तो यूनिवर्सल हेपेटाइटिस बी इम्यूनाइजेशन है। इससे हेपेटाइटिस बी के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं, और स्टार्टिंग 6 मंथ्स में अगर हम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाएं तो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग हमारा कवरेज रहता है उसका। बूस्टर डोजेस बार बार लगाने पड़ते हैं, बट काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी आ जाती है। दैट आई वुड से इज़ नंबर 1। नंबर 2, हेपेटाइटिस सी के इरेडिकेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं और मेडिसिन अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट सेटअप में आप जा सकते हैं अगर हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आया है तो। उसमें एवैल्यूएशन और मेडिसिन्स दोनों आपको निःशुल्क प्राप्त होती है, और रिज़ल्ट इतने अच्छे हैं कि 95-99% पेशेंट्स मेडिसिन से, टैबलेट से ही कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ अगर आप मुझसे पूछें कि लैकिंग है, कहाँ जहाँ कमी है, तो वो है स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स फॉर कैंसर। तो जीआई कैंसर्स में बेसिकली एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी बहुत ज़रूरी है फॉर स्क्रीनिंग ऑफ दीज जीआई कैंसर्स। वो अचीव होता है अगर हम 50 टू 55 इयर्स ऑफ एज के बाद कोलोनोस्कोपी कराएं तो, इन हाई रिस्क पेशेंट्स। तो उससे जो फॉरेन कंट्रीज़ है, यूएस, यूके, इन सब में नेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखा गया है। इंसिडेंस ऑफ कैंसर गोज़ डाउन एंड अर्ली कैंसर डिटेक्शन हो जाता है, जिससे कि पेशेंट का लाइफ स्पैन 10 इयर्स 20 इयर्स तक एक्सटेंड हो जाता है। आपने बात करी जीआई ट्रैक की, हम लोग देख रहे हैं कि कोलोन कैंसर का जो दर है वो बढ़ता जा रहा है, तो क्या मेजर रीजन है इसका? इसका मेजर रीज़न 2-3 है। नंबर 1 इज़ अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अल्कोहल सबसे बड़ा गेम है। यस, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन दोनों से इन जनरल हमारे जो बॉडी में कैंसर्स है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है। नंबर 2 इज़ रेड मीट्स। रेड मीट कंजम्पशन काफ़ी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इट इज़ वेरी नॉर्मल कि रेड मीट खाया जा सकता है, राइट। बट हमारे इंडियन कल्चर में थोड़ा सा लेस कॉमन था। अभी काफ़ी लोग उसे ट्राई कर रहे हैं, खा रहे हैं। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हमें आने वाले कल में बढ़ती हुई नज़र आएगी। और नंबर 3 इज़ ओबेसिटी। वो जो फैट कंटेंट बढ़ रहा है हमारे बॉडी में, उसकी वजह से भी ये कोलोन कैंसर का इंसिडेंस डेफिनेटली इंक्रीज होगा। आपने बात करी सर अल्कोहल, सबसे मेजर टॉपिक। आजकल देख रहे हैं हम लोग कि वुमेन्स बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रही हैं अल्कोहल की तरफ, राइट। तो वो उतनी कितना उनकी गट हेल्थ को खराब कर सकता है, लीवर हेल्थ को? सो जो मेडिकल साइंस में स्टडीज़ हुई है उनमें ये देखा गया है कि लिवर प्रॉब्लम्स अगर women अल्कोहल लेती हैं तो कम इंटेक में भी चांसेस ऑफ डेवलपिंग लिवर सिरोसिस आर मोर एज कंपेयर टू मेन। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि women एंड इवन मेन जो रिकमेंडेड डोजेज़ हैं उसके अंदर ही अल्कोहल कंजम्पशन अपना रखे। सोशल ड्रिंकिंग काफ़ी कॉमन हो चुकी है आजकल, बट उसको लिमिट में ड्रिंक करना बहुत ज़रूरी है। कोई 5 टिप्स बताइए हमारे ऑडियंस को जो आपको सुन रहे हैं कि उनको कैसे पता चले कि हमारा लिवर डैमेज हो रहा है? लिवर डैमेज के जो मैं कॉमन सिम्टम्स हैं वो आपको बता देता हूँ। नंबर 1 इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना। अगर ये आता है तो सबसे पहले हमें लिवर के बारे में सोचना चाहिए। नंबर 2 इज़ जॉन्डिस। अगर आईज़ येलो हो रही हैं या फिर यूरिन येलो हो रहा है, देन दैट इज़ वन साइन ऑफ लिवर डिजीज़। नंबर 3 इज़ वेग एब्डोमिनल पेन। कभी-कभार शार्प पेन होता है जो हमें हॉस्पिटल में ले जाता है और हम उसके लिए ट्रीटमेंट ले लेते हैं, लेकिन दर्द कभी आना कभी जाना फॉर अ लॉन्ग टाइम, 2-3 मंथ्स, then that should definitely point towards a bad liver health। और नंबर 4 है जो हम रूटीन टेस्ट कराते हैं
उसमें अगर हमारे लिवर फंक्शन टेस्ट ख़राब आते हैं या फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा आ रहे हैं, तो भी हमें लिवर को एक बार इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। सर ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा पर्सनलाइज हो जाएगा। आपकी ओपीडी में कोई ऐसे पेशेंट्स भी होंगे जिनको आपने नॉर्मल डायग्नोज किया बट उनको एक कैंसर प्रोवाइड हुआ, तो आप उसको कैसे जज करते हैं? सो ये काफ़ी कॉमन हो गया है आजकल, एंड इनफैक्ट यंग पॉपुलेशन भी काफ़ी इन सवालों के साथ आती है कि वो या फिर उनके फ्रेंड्स में यंग एज के अंदर कैंसर का डायग्नोज हुआ, जबकि वो काफ़ी हेल्दी दिखते थे, राइट? बट अल्टीमेटली ये सब स्क्रीनिंग प्रोग्राम से हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपरली ब्लड टेस्ट कराते रहें, टाइमली जो रिकमेंडेशंस है उनको फॉलो करते रहें, तो हम इन कैंसर्स को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको हम रिमूव कर सकते हैं या फिर उसको ट्रीट कर सकते हैं। एज फार एज प्रिवेंशन इज़ कंसर्न, हमारी अच्छी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो एक्सरसाइज, फाइबर एंड वाटर, ये 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। 3 मंत्रा की एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर ये तो पीछे हुई हमारी ज्ञान की बात। अगर किसी यंग कोई यंग बच्चा है जो अपनी एजुकेशन कर रहा है, अगर उसको क्या-क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए बिकम अ गैस्ट्रोलॉजिस्ट? वेल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। सो अगर आप मुझसे पूछे, इट इज़ अ लंबी रेस का घोड़ा, राइट? आपको शॉर्ट स्प्रिंट नहीं करना है, आपको मैराथन रन करनी है। सो 5.5 ईयर्स MBBS, 3 ईयर्स स्पेशलाइजेशन, उसके बाद 3 ईयर्स सुपर स्पेशलाइजेशन। तो इसमें कभी-कभार लोग थोड़े टायर्ड हो जाते हैं, बट इफ़ योर गोल इज़ फोकस्ड, अगर आपको लग रहा है कि आप पेशेंट्स को अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, आपका हाथ बहुत स्टेबल है, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस फील्ड। एंड हताश नहीं होना है, रोड लंबा है, बट देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द रोड। फेवरेट गट हेल्थ फूड? फेवरेट गट हेल्थ फूड मेरे लिए रहेगा कट फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, पपाया, गट का रस, यस। एंड वन हैबिट टू डिटैच इमीडिएटली? स्टॉप स्मोकिंग। स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग कैन लीड टू एनी प्रॉब्लम, स्टमक, लंग, ब्रेन, हार्ट, तो स्टॉप स्मोकिंग, दैट्स द बेस्ट थिंग। बुक और रिसोर्स यू डोंट रिकमेंडेड डाइजेस्टिव हेल्थ? गूगल पे पूरा निर्भर रहना, सो सबसे बड़ा पॉइंट, बिकॉज गूगल ChatGPT इज़ गुड, बट वो कभी-कभार एंग्जाइटी बहुत क्रिएट कर देती है पेशेंट के माइंड में। सो अगर वो कोई चीज़ बता रहे हैं तो वो रिकमेंडेशन है, बट कंफर्मेशन के लिए डॉक्टर के पास। बट इम्पोर्टेंट हो गया है सर कि लोगों को अवेयर करें कि रेदर देन आप गूगल पे सर्च करें, उससे बेटर है किसी स्पेशलिस्ट से मिले। दैट इज़ ट्रू, वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन है। आजकल क्या हो गया है कि आप नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन भी राइट करते हैं, वो मेडिसिन भी गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि क्या, मतलब डॉक्टरों के ऊपर भरोसा नहीं है यार। वो काफ़ी मुश्किल हो गया है एक्चुअली एक्सप्लेन भी करना, हाँ। बिकॉज मेडिसिन्स सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं बनी है। कभी-कभार हम एक ही दवाई को 5 या 6 डिजीज़ेज़ के लिए यूज़ करते हैं, बट गूगल वो नंबर 1 ही दिखाता है। बिल्कुल, वो नंबर 3 या 4 जो है वो नहीं दिखा, राइट? और उससे काफ़ी एंग्जाइटी आ जाती है कि अरे ये क्यों लिख दिया मुझे दवाई। स्ट्रेस सारा खराब करता है। सो दैट शुड बी अवॉइडेड एंड हैव फेथ इन योर डॉक्टर। अगर कुछ लिखा है तो वो प्रॉपर ही होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस फीडबैक्स एंड वैल्यूएबल पॉइंट्स फॉर द जो आपको देख रहे हैं। होप आपको बहुत मजा आया होगा इस पॉडकास्ट के अंदर। क्या-क्या जानकारी आपको अच्छी लगी इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप डॉक्टर उद्वेश के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, उस पे आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। अगर ये और ज़्यादा जानकारी हमारे चैनल के साथ जुड़ के आप लेना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।